स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नोट पर। बात कर रहे हैं यहाँ पर पुष्पीय पादपों का शारीर, जिसमें अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ऊतकों के बारे में। आई होप पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा बेटा जी। ऊतक कितने प्रकार के थे पादपों में, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के, एक विभज्योतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक। ठीक है, विभज्योतक ऊतक क्या थे? वे ऊतक जो लगातार क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं ताकि भूले ना। विभज्योतक ऊतक क्या थे? जो लगातार क्या कर रहे थे? विभाजन कर रहे थे और बदल रहे थे। किसमें? स्थायी ऊतकों में। स्थायी ऊतक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है ना, और साथ साथ वो एक निश्चित कार्य कर रहे थे। यानी स्थायी ऊतक कैसे थे? विभेदित ऊतक थे, जबकि आपके विभज्योतक ऊतक कैसे थे? अविभेदित थे। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने विभज्योतक ऊतक के प्रकार देखे थे, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीय विभज्योतक। आई होप ये याद होंगे, है ना। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करेंगे किसकी बेटा? स्थायी ऊतकों की। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में लेकर आऊंगा क्या? क्विज। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा जी, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या? स्थायी ऊतक। लेकिन उससे पहले एक बार देख लो, ये है विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो शीर्षस्थ भी थे, जो तने के शीर्ष पर और मूल के शीर्ष पर भी मिल रहे थे। साथ ही साथ पार्श्व भी थे। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? पार्श्व जो द्वितीय विभज्योतक था। ठीक है, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी? स्थायी ऊतक की। और स्थायी ऊतक जो होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो उनकी बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में बात करना बेटा? स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। परमानंद नहीं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आइए सबसे पहला बिंदु आपने लक्षण याद करना। देखिए आज की क्लास में बहुत सारे बिंदु आएंगे, आपने कॉपी उठानी है, पेन उठाना है, साथ साथ लिखते जाना है, साथ साथ समझते जाना है, लिखते जाना है। बस जयराम जी की इतना ही काम करना है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु सोच समझकर मुझे बताएं, स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता सोचना होती है। क्या वो लगातार विभाजित होते हैं या खत्म हो जाती है? आप सीधा बोलेंगे सर इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। बताएं, क्या ये सिंपल सी चीज समझ में आई है या नहीं आई है? सिंपल सी बात समझ में आ गई है। दूसरा देखिए, जो सिंपल चीजें उनको सिंपल तरीके से समझें, लिखें, खत्म काम। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा स्थायी ऊतक? आपने समझ में आ गया, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं है। ठीक है, कैसे होते हैं? विभेदित होते हैं कि अविभेदित होते हैं? आपको पता है कैसे होंगे? एक निश्चित कार्य करेंगे, यानी ये कैसे होते हैं? विभेदित ऊतक होते हैं। ठीक है, किससे बनाए जाते हैं ये भी आपको पता है। कौन निर्माण करता है इनका? आप जानते हैं जब कौन? याद करिए, विभज्योतक ऊतक विभेदीकरण करके स्थायी ऊतक का निर्माण करता है। क्या बोला मैंने? विभज्योतक ऊतक विभेदीकरण करके, विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण करके इनका निर्माण करता है। सिंपल सा था कि विभज्योतक ऊतक का लगातार धनाधन क्या करता जा रहा है? विभाजन करता जा रहा है। समझो, एक कोशिका है, मान लो एक कोशिका है, मान लो क्या है? विभज्योतक ऊतक है। एक विभज्योतक ऊतक की एक कोशिका है, दोनाइदन क्या किया? विभाजन किया। मान लो 100 कोशिकाएं बना दी। अब 100 में से 80 जो है वो बदल गई किसमें? स्थायी ऊतक में बदल गई, निश्चित कार्य करने लग गई, है ना। तो स्थायी ऊतक का निर्माण किसने किया? विभज्योतक। लेकिन कुछ बची भी तो हुई है ना, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। कुछ बची भी तो हुई है ना, 20 बची हुई ना। अब वो 20 फिर से विभाजन करेंगी, फिर बहुत सारी बनाएंगी, फिर वो जो बहुत सारी है उनमें से कुछ भाग वापस से बदल जाएगा किसमें? स्थायी ऊतक में। फिर थोड़ा सा रह जाएगा किसमें? विभज्योतक में। फिर वो विभज्योतक क्या करेगा? विभाजन करेगा, फिर बना देगा स्थायी, थोड़ा सा भाग रह जाएगा। इस तरीके से प्लांट में, पादप में, वनस्पति में ये काम चलता रहता है। सिंपल सा था। चलें आगे, नेक्स्ट।
बेटा विभजोतक ऊतक जो था उसकी कोशिकाएं मृत थी या जीवित थी? सोचो, विभजोतक ऊतक की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स लिविंग थी कि डेड थी? डेड तो होंगी नहीं, लगातार विभाजन कर रही है तो भैया वो तो लिविंग होगी। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं जीवित भी हो सकती है, मृत भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, क्या इनकी कोशिकाएं जीवित तो होती ही है, साथ साथ मृत भी होती है। ठीक है बच्चों, अब आप बोलेंगे सर कौन सी मृत होती है? जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आप पढ़ेंगे यहां पर क्या, जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे ना। आज हल्का सा हिंट दूंगा, तब वहां पर आप डिटेल में देखेंगे कौन सी होती है मृत कोशिकाएं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना सा बेटा, इनकी कोशिकाएं जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं। किसकी? स्थायी ऊतक की। बताएं, इतनी सी बात, सिंपल से ये 4 लक्षण आपको स्थायी ऊतक के याद रहेंगे। लिख लिए आपने कॉपी में, कंफ्यूजन तो नहीं है। स्थायी ऊतक विभाजन की क्षमता नहीं होती है। कैसे होते हैं ये? विभेदित ऊतक होते हैं, निश्चित कार्य करते हैं। किससे बनते हैं? विभजोतक ऊतक जो है बदलता रहता है। किसमें? स्थायी ऊतक में। कौन सी प्रक्रिया से? विभेदीकरण से। और इनकी कोशिकाएं जीवित भी हो सकती है, मृत भी हो सकती है। बताएं, सिंपल सा था। चलें आगे। अब हम देखने वाले हैं बेटा स्थायी ऊतक के प्रकार। स्थायी ऊतक के प्रकार। देखो बच्चों, स्थायी ऊतक जो होता है ना बच्चों, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सरल, पूरा नाम लिख रहा हूं, स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और एक होता है हमारा जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं बेटा जी? स्थायी ऊतक होते हैं। स्थायी ऊतक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक जटिल। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या इजी लगता है, बायोलॉजी के फिजिक्स? आप बोलेंगे सर बायो हमें इजी लगती है, कईयों को नहीं लगती, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं औसतन अगर देखूं तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं हाँ सर बायोलॉजी इजी है, लेकिन फिजिक्स थोड़ी सी टफ पड़ती है ना? तो कौन सरल है कौन जटिल है? आप बोलेंगे सर बायो सरल है, फिजिक्स जटिल है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, आप में से कई बच्चे होंगे जिनको फिजिक्स आसान लगती होगी, अच्छी लगती होगी। मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा। मैं अगर पर्सनली अपनी भी बात करूं ना, जब मैं आपकी तरह 11वीं कक्षा में था तो मेरे को फिजिक्स ना बायो से ज्यादा अच्छी लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी। था बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, था क्रेज था, क्योंकि मेरी ना 10वीं में ना मैथ्स अच्छी थी, तो मेरे को फिजिक्स की कैलकुलेशन करने में बड़ा मजा आता था। अब आप बोलेंगे सर बायो कैसे पढ़ाने लग गए? ठीक है, समय के साथ साथ इंटरेस्ट भी तो बदलता है ना। फिजिक्स पहले अच्छी लगती थी, धीरे धीरे जब स्नातक किया, फिर उसके बाद और डिग्रीज ली, तब बायो में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, तो बायो पढ़ाने लग गया, है ना। चलिए अब आप जरा सोचिए, सरल जटिल का मतलब समझ में आता है ना। लेकिन आप पूछेंगे सर यहाँ पर स्थायी ऊतक सरल और जटिल का मतलब क्या है? देखना बेटा, देखो ये एक ऊतक मैं आपको बना रहा हूं, देखिएगा। देखिए ये बच्चों मैंने एक ऊतक बनाया, ठीक है, और इस ऊतक में कोशिकाएं जो मैंने बनाई है उनको देखो और इधर देखो।
हाँ जी बच्चों, देखकर मुझे जल्दी से ये बताओ कि यहां पर जो ये दो प्रकार के ऊतक मैंने दिखाए हैं, ये कोशिकाएं हैं मेरे भाई। ये सारी की सारी क्या है बच्चों? कोशिकाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ऊतक किसका समूह होता है? कोशिकाओं का। ठीक है, अब देखो यहां पर भी कोशिकाएं हैं और बच्चों यहां पर भी क्या है? कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब आप बहुत सिंपल तरीके से सोच समझ कर मुझे बताना, क्या यहां पर सारी कोशिकाएं आकृति में समान है कि अलग अलग हैं? आप बोलेंगे सर सारी की सारी एक जैसी हैं, गोलाकार है। लेकिन यहां पर देखिए कुछ गोलाकार है, कुछ लंबवत डंडाकार है, कुछ बहुकोणीय है ना? तो अलग अलग आकृति है या नहीं है? ठीक है, तो सिंपल सा अंतर देखकर समझ में आ रहा है क्या कि वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आकृति में समान होती हैं, वे ऊतक जिनकी सभी कोशिकाएं समान आकार की होती हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, सारी कोशिकाएं एक समान होती हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, क्या सारी कोशिकाएं एक समान है कि अलग अलग प्रकार की हैं? तो याद रखना, वे ऊतक जो अलग अलग आकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, वे ऊतक जो अलग अलग आकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। बताएं, क्या आपने ये लिख लिया? सिंपल सा था। अब देखिए ये जटिल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सरल दिख रहा है। कौन सरल दिख रहा है? ये सरल है, ये जटिल है, क्योंकि इसमें कई सारी अलग अलग चीजें हैं, और ये सरल है, सिंपल है ना? क्लियर है ये वाली चीज? समझ में आ गया? तो सरल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं? वे ऊतक जिनकी सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक समान होती हैं, एक निश्चित कार्य करती हैं। जटिल स्थायी ऊतक वो होती हैं जिनकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और मिलकर ये भी एक निश्चित कार्य करती हैं, मिलकर एक कार्य करेंगी। ठीक है, सिंपल सा था। चलें आगे। अब आप बोलेंगे सर कौन से होते हैं सरल स्थायी ऊतक, सर कौन से होते हैं जटिल स्थायी ऊतक? आइए मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। हम स्थायी ऊतक के प्रकार देख रहे थे बच्चों। हमने देखा दो प्रकार के हैं, एक है हमारे सरल स्थायी ऊतक और एक है हमारे जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब आपने मेरे से पूछा सर मीनिंग तो समझ में आ गया कि सरल स्थायी ऊतक वो होते हैं जिनकी सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, जटिल वो होते हैं जिनकी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे सर उदाहरण। आइए देखिए, सरल स्थायी ऊतक पादपों में मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पैरेनकाइमा। कौन बेटा? पैरेनकाइमा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मृदुतक। याद रखना, क्या बोलते हैं? मृदुतक, भूलना मत। ठीक है, चलिए दूसरा बच्चों यहां पर, अरे बाबा चल जाओ, हाँ जी, मृदुतक दूसरा, यानी पैरेनकाइमा दूसरा है बेटा कॉलिन काइमा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्थूल कोणोतक। अरे क्या हो गया भैया? स्थूल कोणोतक।
ठीक है, याद रखना। तो स्थूल कोणोतक कौन? कोलेनकाइमा। मृदुतक कौन? पेरेन्काइमा। और आखिरी तीसरा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ोतक, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या क्या वर्ड बोले? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। याद रखना है ये आपने, ये हमारे, भूलना नहीं है, ये हमारे 3 प्रकार के क्या होते हैं? सरल स्थायी ऊतक होते हैं। भूलना नहीं है बच्चों इस चीज को, ठीक है। अब है ना, आप पूछेंगे सर इन तीनों में अंतर क्या होता है? प्रभु थोड़ा सा वेट करो, अभी यही पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। इतना सा हिंट जरा दे देता हूं। देखो, मृदु, मृदु का मतलब क्या होता है? मुलायम, कोमल, है ना। स्थूल कोण, देखो कोण समझ में आता है आपको, कोण का मतलब होते हैं किनारे, और स्थूल का मतलब होते हैं फूले हुए, यानी ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं के किनारे फूले हुए होंगे या मोटे होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्थूल कोण। देखो मीनिंग छुपा हुआ है। मृदु का मतलब ही क्या होता है? मुलायम, ठीक है। तो ऐसे ऊतक जो मुलायम भागों में मिलेंगे, किसके? पादप के। स्थूल कोण यानी ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं के कोण यानी किनारे स्थूलित होंगे, यानी मोटे होंगे। कैसे मोटे होंगे बताऊंगा। दृढ़ोतक यानी हार्ड, टफ, कठोर, दृढ़ होंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? दृढ़ोतक। कौन? स्क्लेरेन्काइमा। तो मीनिंग हल्का फुल्का सा समझ में आ गया बेटा जी। ये आपकी 3 प्रकार के क्या होते हैं? सरल स्थायी ऊतक। आइए, जटिल स्थायी ऊतक बेटा जी मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम, जिसको हम इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? जाइलम ही बोलते हैं। और एक होता है फ्लोएम, जिसको इंग्लिश में भी फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम को ना हिंदी में कई जगह दारू लिखा होगा, तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि जाइलम याद रखें, बेटर यही रहेगा, ठीक है। चलिए बेटा जी, तो जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं, क्या आपको यहां पर ये वर्गीकरण समझ में आया? किसका? स्थायी ऊतक का वर्गीकरण या स्थायी ऊतक के प्रकार, परमानेंट टिश्यू के प्रकार। परमानेंट टिश्यू क्या था मैंने आपको बता दिया है। वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी, वे ऊतक जो विभेदीकरण करके किससे बनेंगे? विभेदक ऊतक से। वे ऊतक जो जीवित भी हो सकते हैं, जिनकी कोशिका, जिनकी मृत भी हो सकती है, जो विभेदीकरण प्रक्रिया से बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्थायी ऊतक थे साहब, ये 2 प्रकार के थे, एक सरल और एक जटिल। सरल वे होते हैं जिनमें सारी की सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं, जबकि जटिल क्या होते हैं? जिनमें अलग अलग प्रकार की होती हैं। सरल जो थे ये 3 प्रकार के हैं, जटिल जो है ये 2 प्रकार के हैं। क्या ये सिंपल सी चीज याद रह सकती है? सिंपल सी बताएं, ठीक है। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? सरल स्थायी ऊतक। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? सरल स्थायी ऊतक। मैंने आपको बता दिया, याद है? पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि पढ़ क्या रहे थे। पढ़ते पढ़ते यही पता नहीं लगता, बस पढ़ते जाते पुरानी चीज भूलते जाते कि पढ़ क्या रहे थे। तो कंसंट्रेशन से पढ़िएगा और सोचिएगा क्या पढ़ने वाले हैं? सरल स्थायी ऊतक। क्या होते हैं सरल स्थायी ऊतक? अभी अभी आपको बताया, जिनकी सारी की सारी कोशिकाएं एक समान होंगी, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सरल स्थायी ऊतक, जो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं क्या? पेरेन्काइमा। आए स्टार्ट करें। आइए बेटा जी, सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्या? पेरेन्काइमा, ठीक है, जिसको हम क्या, हमने क्या बोला बेटा? मृदु तक, ठीक है भैया। चले स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहला बिंदु बेटा, अब मैंने आपको बोला था ना बिंदु, देखो आज मैं बिंदु ही बिंदु लेकर आया हूं, आपने ये सारे के सारे बिंदु नोट डाउन करने हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल है, बस याद नहीं रहती हैं, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आइए बेटा, सबसे पहला बिंदु मृदु तक का वो ये कि एक पेड़ के अंदर, ध्यान से सुनना, एक पेड़ के अंदर सबसे अधिक मिलने वाला स्थायी ऊतक कौन सा होता है? यानी अगर मैं एक पेड़ लूं, उसको काटता जाऊं और उसका अध्ययन करूं ना अंदर से, तो सबसे ज्यादा स्थायी ऊतक की बात कर रहा हूं, सरल और जटिल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, स्थायी की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मिलने वाला स्थायी ऊतक जो है
वो ना ही कॉलन कायमा, ना ही वो स्क्लेरन कायमा, ना ही जाइलम है, ना ही फ्लोएम है। वो कौन है मेरे भाई? पेरन कायमा। याद रखना, भूल मत जाना। तो सबसे पहला बिंदु किसमें? पादपों में सबसे अधिक मिलने वाला स्थायी ऊतक। भूल मत जाना बेटा जी, इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा स्थायी ऊतक कौन सा मिलता है, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा सरल स्थायी ऊतक कौन सा मिलता है। आप सीधा बोलेंगे सर कौन? पेरन कायमा यानी मृत ऊतक। ठीक है, चलो जी दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना। आप पूछेंगे सर कहां पर मिलता है? देखिए मैंने अभी अभी आपको इसका मीनिंग बताया था, पेरन कायमा का, मृदुतक का, यानी ऐसा ऊतक। मृदुतक में तक वर्ड जो है वो किस चीज को बता रहा है? ऊतक को। और मृदु का मतलब होता है मुलायम, कोमल। ठीक है, तो याद रखना ये कहां पर मिलेंगे? एक पेड़ के मुलायम भागों में। अब जरा सोचिए मुलायम भाग कौन से होते हैं? सोचिए, एक तना मुलायम भाग है कि पत्ती एक मुलायम भाग है? सोचो, आप सीधा बोलेंगे सर पत्ती। तो बेसिकली बेटा किसमें मिलेंगे? पत्तियों में मेनली। कहां पर मिलेंगे? यानी कुल मिला देखिए ऐसा नहीं कि सारे पेड़ों के तने कठोर होते हैं, नहीं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके तने कोमल होते हैं। जैसे शाकीय पौधे होते हैं ना, शाकीय पौधे, उनके तने कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। मैं जो बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या सिंपल तरीके से याद रखो, मृदुतक यानी मुलायम ऊतक, यानी जहां मिलेगा, कहां मिलेगा? जहां पर मुलायम भाग होंगे, जैसे पत्ती, खत्म। ठीक है, तो कहां पर मिलेंगे बेटा जी? ये पादप के मुलायम, ठीक है, मुलायम यादव नहीं, मुलायम तथा मुलायम या कोमल भागों में मिलते हैं। कहां पर मिल रहे हैं? एक पेड़ का जो मुलायम भाग है या कोमल भाग है वहां पर मिल रहे हैं। आप बोलेंगे कौन सा? मैं लिख देता हूं, जैसे पर्ण। अब पर्ण तो समझ में आता है ना मेरे भाई, पत्ती, लीफ। बताएं, सिंपल सा था। चलें आगे, तीसरा बिंदु। आपसे मैंने ये पूछा था, ये मैंने आपको ये बताया था कि स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित भी हो सकती है, मृत भी हो सकती है ना। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये जो ऊतक जो है, ये जो पेरन कायमा जो है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है कि मृत होती है? तो मेरे भाई याद रखना, ये जीवित ऊतक है। जीवित ऊतक है यानी किससे बना हुआ है? जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है, मृत नहीं है। भूल मत जाना, एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपने याद रखना अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गए 3 बिंदु। चलें आगे, आइए चौथा बिंदु बेटा। चौथा बिंदु ध्यान से सुनना, ये जो पेरन कायमा की जो कोशिकाएं है ना, इन कोशिकाओं की भित्ति देख रहे हो? भित्ति, ये भित्ति यानी कोशिका भित्ति। ठीक है, कैसी होती है मेरे भाई? याद रखना, इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है बेटा? याद रखना, पतली होती है। कैसी? अब खुद थोड़ा सा सोचिए ना, कहां पर मिल रहे हैं? मुलायम भागों में। अगर मुलायम भागों में मिलेंगे तो इनकी कोशिका भित्ति मोटी होगी कि पतली होगी? खुद सोचो, कैसी होगी? पतली होगी ना, तो इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। अब आप बोलेंगे कैसे पतली हो जाती है? याद रखना बेटा, पादपों की कोशिका भित्ति में मिलता है सेल्यूलोज। भूलना मत, क्या? पादपों की कोशिका भित्ति में मिलता है सेल्यूलोज। मान लो ये मेरी भित्ति है, समझना एक बेसिक से। मान लो ये जो मेरी त्वचा है ना, ये मेरी भित्ति है। ठीक है, इस भित्ति में क्या मिल रहा है? सेल्यूलोज मिल रहा है। अगर सेल्यूलोज भर भर के डाल दूं तो कोशिका भित्ति मोटी होएगी कि पतली होएगी? आप बोलेंगे सर मोटी होएगी। अगर कम डालूंगा सेल्यूलोज तो पतली होएगी या नहीं होएगी? है ना। तो याद रखना, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है क्योंकि सेल्यूलोज की
सेल्यूलोज की कम मात्रा मिलती है। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर सेल्यूलोज क्या होता है? बेटा मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब देना। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कार्बोहाइड्रेट नाम सुना है कि नहीं सुना है? हर एक बच्चे ने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट सुना है ना। तो बेटा सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो पादपों की कोशिका भित्ति में मिलता है। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में कार्ब वर्ड अगर आ रहा है यानी कार्बन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो याद रखना एक शब्द होता है क्या? कार्बनिक पदार्थ। क्या वर्ड होता है? कार्बनिक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन मिलेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट। सिंपल से शब्द समझ में ना, थोड़ा सा फील करना इस चीज को। क्या कार्बोहाइड्रेट है ये कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनमें कार्बन होती है। ठीक है, और कार्बन जिनमें होती है क्या हम उनको कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। भूल मत जाना अपनी लाइफ में कभी भी, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? सेल्यूलोज। आज अगर समझ में नहीं आया, कभी बाद में जरूर आ जाएगा। जब एक चैप्टर आता है आपका जैव अणु, वहां पर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना सा अगर याद कर सकते हैं तो कृपया करके कर लीजिएगा। क्या सेल्यूलोज कौन है बेटा जी? पृथ्वी पर पाया जाने वाला अधिकतम कार्बनिक पदार्थ। और सिंपल तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से क्या कि भैया ये जो है ना सेल्यूलोज जो है इसमें कार्बन मिल रही है। ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन मिलती है। हमने बोला कि ये जो है इसमें कार्बन मिल रही है यानी ये कार्बनिक पदार्थ है। तो हमने बोला इस पृथ्वी पर जब हमने अध्ययन किया हमें पता लगा सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन मिल रही है वो कौन है? सेल्यूलोज। कई बच्चे ये सोच लेते इसमें सबसे ज्यादा कार्बन मिलती है। ना ना, ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन मिलती है। ना 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 ना, ये सोचना कि इस पृथ्वी पर जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कार्बन मिलती है उनमें से सबसे ज्यादा पृथ्वी पर जो कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है वो कौन है? सेल्यूलोज है। आई होप इतनी सी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलें आगे। चलिए बेटा जी, कितने बिंदु हो गए हमारे? 4। मैंने आपको चौथा बिंदु ये बताया कि ये जो पैरेन्काइमा होती है इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, क्योंकि सेल्यूलोज मिलता तो है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए 5वां बिंदु बेटा ध्यान से सुनना। 5वां बिंदु ध्यान से सुनना। इनके अंदर ध्यान से सुनना, या मैं इन कोशिकाओं के अगर आकार की बात करूं तो देखिएगा क्या लिखा मैंने। ये सम व्यास के होते हैं। समव्यास का मतलब क्या होगा? समझ में आता है ना? इतना तो समझ में आता है ना। इनका व्यास जो होता है वो लगभग समान होता है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। जैसे अब इसका व्यास और इसके व्यास की बात करूं तो थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अगर एवरेज देखूं, एवरेज औसतन देखूं तो सभी का व्यास लगभग समान होता है। ऐसे ऊतकों को हम क्या बोलेंगे? समव्यासी बोलेंगे, है ना। तो याद रखना ये समव्यास के होते हैं। इनका व्यास लगभग, इनकी कोशिकाओं का व्यास लगभग बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप पूछेंगे सर इनकी ये जो पैरेन्काइमा है इनकी कोशिकाओं का आकार कैसे होता है? तो देखिएगा, आकार की अगर मैं बात करूं, आकार की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से ये 4 आकार के होते हैं। मुख्य रूप से आकार की अगर मैं बात करूं तो ये जो पैरेन्काइमा की जो कोशिका है ना मुख्य रूप से 4 आकृति की होती है। कौन कौन सी? गोलाकार, ठीक है, अंडाकार, कौन कौन सी? गोलाकार, अंडाकार और लंबाकार, ठीक है, और बहुकोण।
अब आप बोलेंगे ये कौन कौन से, अरे भैया गोलाकार आपको समझ में आता है, भैया अंडाकार आपको समझ में आता है, भैया लंबाकार आपको समझ में आता है, और बहुत सारे किनारे होते हैं। सिंपल, बताएं इस तरह की आकृतियां मिल रही हैं किसमें बेटा जी, आपकी इन पैरेन्काइमा में। या तो इनका आकार गोलाकार होएगा, या अंडाकार होएगा, या लंबाकार होएगा, या बहुकोण होएगा। कोण मतलब किनारे बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आकार के आधार पर ये 4 प्रकार की होती हैं पैरेन्काइमा। इनका व्यास जो होता है लगभग क्या होता है, समान होता है, समव्यास होता है। समव्यास मतलब समान व्यास। बताएं कितने बिंदु हो गए बेटा जी हमारे, 5। क्या ये समझ में आ गया, इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, आइए छठा बिंदु। मैंने आपको बोला था आज बिंदु ही बिंदु हैं भैया, ये सारे के सारे बिंदु आपने कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताना, आपने ये वर्ड सुना होगा अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, जानते हैं क्या होता है, जानते नहीं जानते, जानते हैं, अगर नहीं जानते तो देखो बेटा, ये कोशिका ये मैं पहले भी बता चुका हूं, कोशिका 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 कोशिका, ठीक है। अब इन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह नहीं दिख रही है। आप बोलेंगे हाँ सर दिख रही है, ये देखो ये खाली जगह है ना, ये आप बोलेंगे हाँ सर है। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है, ये खाली जगह जो है क्या कहलाती है, ये खाली जगह क्या कहलाती है, अंतरकोशिकीय अवकाश कहलाती है ना। अब जरा थोड़ा पीछे चलिए और देखिए, क्या इस कोशिका में, यहां पर ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं आपको बेटा जी, क्या इन कोशिकाओं को गौर से देखिए और देखने के बाद जरा देखकर मुझे बताएं, क्या इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश आपको दिख रहा है। ग्रीन ग्रीन जो है, हरी हरी जो कोशिका, उनके बीच में देखिए सफेद सफेद कुछ खाली जगह दिख रही है। आप बोलेंगे हाँ दिख रही है, क्या लिखा हुआ है, अंतर कोशिकीय, अंतरा लिख दिया, लेकिन ये अंतर है, ठीक है। अंतरा का मतलब होता है कोशिका के अंदर, ये अंतर है मेरे बच्चे, याद रखना क्या है बच्चों, ये अंतर। ये क्या है बच्चों, अंतर कोशिकीय अवकाश है, याद रखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई कि अंतर कोशिकीय स्थान का मतलब क्या होता है। देखो अंतर कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय में दिन रात का अंतर है। अंतर कोशिकीय यानी 2 कोशिकाओं के अंतर, यानी उनके बीच में, और अंतरा कोशिकीय का मतलब होता है कोशिका के अंदर, ठीक है। तो याद रखना ये शब्दों का खेल है, ये माया जाल है, ये भटका सकता है, ठीक है, भूल मत जाना। अंतर कोशिकीय अवकाश यानी कोशिकाओं के बाहर जो खाली जगह, उसको हम बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। और अंतरा कोशिकीय यानी कोशिकाओं के अंदर जो खाली जगह जिसमें कोशिका द्रव्य होता है, वो होता है अंतरा कोशिकीय अवकाश। भूल मत जाना किसी भी हालत में, याद रखना। अब मैं आपको एक चीज और बता दे ना, पहले की एनसीईआरटी उसमें ना ये शब्द दे रखा था क्या, कि इन कोशिकाओं में यानी पैरेन्काइमा के अंदर अंतरा कोशिकीय अवकाश होता है लेकिन कम होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक वर्ड इतना सा गलती कर दी, अंतरा की जगह होना चाहिए था अंतर, जो नई एनसीईआरटी में है अंतर, ठीक है, भूल मत जाना। तो बेटा जी यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो कोशिकाएं हैं या ये जो ऊतक मैं बोलूंगा, इन ऊतकों में क्या अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, हाँ जी होता है, लेकिन बहुत होता है कि थोड़ा होता है। तो याद रखना थोड़ा या कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। बताएं क्या ये भी बिंदु समझ में आ गया। अब याद करिए, जब हमने विभजोतक ऊतक पढ़ा था, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि वहां पर अंतर कोशिकीय अवकाश वहां पर नहीं था मेरे भाई, यहां पर है और
बहुत ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, क्या ये छठा बिंदु सिंपल सा समझ में आ गया? चलें आगे। अब सातवां बिंदु। अब देखिए यहां पर हम ना देखने वाले हैं क्या कि ये पैरेन्काइमा बदलते हैं। बदलते मतलब ये कार्य के आधार पर इनका रूपांतरण होता है। क्या लिख रहा हूं देखिए, कार्य के आधार पर रूपांतरण। किसका रूपांतरण मेरे भाई? पैरेन्काइमा का कार्य के आधार पर रूपांतरण हम देखते हैं। तो ध्यान से देखना, कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनमें हरित लवक मिलता है। आप बोलेंगे क्या? वापस से सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनके अंदर हरित लवक मिलता है। जानते हैं हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जरा सोचिए, एक ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा? क्लोरेन्काइमा। यानी वह पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट 40 गई थी, 50 रुपए गई थी, जिसको हम हरित लवक बोलते हैं। और मेरे ख्याल से एक बच्चा जानता होगा हरित लवक वो संरचनाएं होती हैं कोशिकाओं के अंदर जिसके अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। बताओ बच्चों, भारी तो नहीं पड़ रहा है मामला? थोड़ा सा प्लांट्स है ना, पादप है, थोड़ा सा बोरिंग होता है। मैं क्या करूं मेरे भाई, होता है, मैं मानता हूं, मैं खुद मानता हूं प्लांट्स थोड़ा सा जंतुओं से बोरिंग टॉपिक हो जाता है, लेकिन कोर्स में तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है ना। लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए मेरे भाई। क्या था? क्लोरेन्काइमा क्या है? एक प्रकार का क्या है? पैरेन्काइमा है। एक ऐसा पैरेन्काइमा जिनकी कोशिकाओं में ध्यान से सुनना, जिनकी कोशिकाओं में एक अंगक मिलता है जिसका नाम होता है, याद रखना, भूल मत जाना, क्या? हरित लवक। और ये हरित लवक जो होते हैं मेरे भाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इन्हीं में ही होता है फोटोसिंथेसिस। इन्हीं के अंदर होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। इन्हीं के अंदर बनता है खाना। 10वीं कक्षा में आपका एक चैप्टर था सबसे पहला, जैव। पड़ा था कहाँ होता है? पादपों में कहाँ? पत्तियों में कहाँ? कोशिकाओं में कहाँ? उनके अंदर एक अंगक होता है जिसका नाम होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण। अब मेरे भाई जरा सोचिए, ये जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं, ऐसी बहुत सारी पैरेन्काइमा की कोशिका जिनके अंदर भर भर के क्या डाल दिया? क्लोरोप्लास्ट डाल दिया, हरित लवक डाल दिया। ऐसी कोशिकाएं, ऐसी पैरेन्काइमा क्या करेगी? प्रकाश संश्लेषण करेगी। ऐसी पैरेन्काइमा को हमने नाम दिया क्लोरेन्काइमा। जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, रूपांतरण हुआ या नहीं हुआ? बदली या नहीं बदली? कुछ कार्य करने के लिए क्या? प्रकाश संश्लेषण। बताएं, क्या इतनी सी बात? सिंपल सी चीज पूछूंगा, आप मुझे बताएं, क्या आपने कई ऐसे पेड़ देखे जो पानी के ऊपर तैरते हैं? सोचो, बहुत सिंपल प्रश्न मैंने आपसे पूछा, क्या ऐसे पेड़ देखे हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं? सोचो, देखें जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कैसे तैर लेते हैं? चलो मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, आप सभी के पास साइकिल होगी, उस साइकिल में ट्यूब भी होती है ना, साइकिल के टायर में ट्यूब होती है, हवा भरते हैं ना। चलो मैंने ना अपनी एक साइकिल की दोनों ट्यूब निकाली, आगे वाले टायर की भी और पीछे वाले टायर की भी। ठीक है, एक ट्यूब के अंदर मैंने मिट्टी डाल दी या पानी डाल दिया और एक ट्यूब के अंदर हवा डाल दी। हवा वाली जो ट्यूब जो है उसको मैंने पानी में डाला और मिट्टी जिसके अंदर भर दी थी उसको मैंने पानी में डाला। कौन डूब जाएगी? आप बोलेंगे सर जिसमें मिट्टी डाली वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि ठोस का
घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है तरल से ज्यादा होती है तो वो डूब जाएगी, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। जबकि वायु जो होता है उसका घनत्व तरल से, लिक्विड से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरती रहती है। सिंपल सी बात समझ में आई ना। अब आप मुझे बताएं, ऐसे पेड़ जो तैर रहे हैं तो क्यों तैर रहे, कैसे तैर लेते हैं? क्योंकि उन पेड़ों की, ध्यान से सुनना, उन पेड़ों की जो कोशिकाएं हैं, पर्टिकुलरली कौन सबसे ज्यादा, मैंने बोला सबसे ज्यादा एक पेड़ के अंदर कौन सी कोशिकाएं मिलती है, पैरेन्काइमा। उन पेड़ों की पैरेन्काइमा कोशिका के अंदर भर जाती है वायु। क्या बोला? उन पेड़ों की जो पैरेन्काइमा कोशिका है उसके अंदर भर गई है क्या, वायु। अब आप मुझे बताएं, जैसे ट्यूब में वायु भर दी ऐसे कोशिकाओं में वायु भर दी है। बेटा याद रखना, ऐसी पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या नाम देते बच्चों? पैरेन्काइमा, यानी वह पैरेन्काइमा, ध्यान से सुनिएगा, वह पैरेन्काइमा जिनकी कोशिकाओं में, याद रखना है, जिनकी कोशिकाओं में वायु एकत्रित हो जाती है। बताएं बच्चों, इतनी सी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? अब जरा सोचिए, ऐसे पेड़ जिनकी पैरेन्काइमा में वायु एकत्रित हो जाएगी उनको हमने बोला, ऐसे पैरेन्काइमा को बोला एरेन्काइमा। जरा सोचिए, क्या ये प्लावन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लावन, बायोंसी बोलते हैं इंग्लिश में, प्लावकता यानी पानी के ऊपर तैरने की क्षमता देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या ये सिंपल से 2 प्रकार के रूपांतरण आप जिंदगी भर भूलेंगे क्या? नहीं ना। चलें आगे। कितने बिंदु हो गए मेरे भाई? 7। आखिरी बिंदु है बेटा जी यहां पर 8वां, ध्यान से सुनिएगा, और वो है कार्य। किसका? पैरेन्काइमा का कार्य। अब आप मुझे बताएं सिंपल सा, क्या पैरेन्काइमा की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण नहीं करती? अभी बताया था ना, करती है ना, यानी ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं या नहीं करती है? बिल्कुल करती हैं, भूल मत जाना। जरा सोचिए, क्या ये पौधों को जल में प्लावकता यानी तैरने की क्षमता देती है कि नहीं देती है? बिल्कुल देती है। बताएं, क्या ये सिंपल से 2 बिंदु समझ में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? चलिए, तीसरा बिंदु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ये प्रकाश संश्लेषण अगर करेंगी तो क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगी ना। मुझे एक बात बताइए, पत्ती के अंदर भोजन स्टोर होता है या नहीं होता? सोचो, क्या एक लीफ के अंदर फूड स्टोर होता है, नहीं होता? कहां होता है? इन्हीं कोशिकाओं में तो होएगा। तो याद रखना, इनको संग्रहण ऊतक भी कहा जाता है। क्योंकि जरा सोचिए, क्योंकि ये भोजन को, याद रखना, ये भोजन को क्या करते हैं? संचित करते हैं। याद रखना, ये भोजन को क्या कर रहे हैं? संचित कर रहे हैं। बिल्कुल मत भूलना, संग्रहण ऊतक कौन सा होता है पादपों में? पैरेन्काइमा। भोजन को क्या करता है? स्टोर करता है। याद रख लेना। बस इतना ही था क्या बेटा हमारा पैरेन्काइमा। ये सिंपल से 8 बिंदु आपने जिंदगी भर नहीं भूलने हैं, ठीक है? जिंदगी भर मतलब इन द सेंस जब तक जरूरत पड़े इनकी आपने याद रखने हैं। रहेंगे याद? चलें आगे। अब दूसरा ऊतक, दूसरा जो है उसका नाम है कोलेनकाइमा, जिसको हमने बोलते हैं स्थूल कोणोतक। क्या नाम है बेटा जी? स्थूल कोणोतक। ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सर क्या ये स्थूल कोणोतक जो होते हैं, क्या
क्या ये भी, ध्यान से सुनना, क्या ये भी जीवित होते हैं कि मृत होते हैं? सबसे पहली चीज तो आप बोलेंगे सर ये भी जीवित होते हैं। जैसे इससे पहले वाला जो था वो भी कैसा था? जीवित था। ये भी बेटा जी याद रखना जीवित होते हैं। लेकिन इनकी कोशिका ना, इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो, ध्यान से सुनना, इनकी कोशिकाएं पैरेन्काइमा से थोड़ी सी लंबी होती है। इनकी कोशिकाएं पैरेन्काइमा से थोड़ी लंबी होती है। बताएं बच्चों, इतनी सी बात समझ में आई है क्या कि भैया ये भी जीवित हैं, जैसे पैरेन्काइमा भी जीवित था, इनकी कोशिकाएं थोड़ी सी पैरेन्काइमा से ना लंबी होती है। बताएं, इतनी सी बात समझ में आई है? चलें आगे, तीसरा बिंदु। अब मैं तीसरा बिंदु यहां पर लिखता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इनको स्थूल कोण क्यों बोला? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि इन ऊतकों की कोशिकाओं के किनारे जो होते हैं थोड़े से मोटे हो जाते हैं। देखो यहां पर दिख रहे हैं, ये देखो ये कोशिकाएं हैं और यहां पर किनारे देखो लाल 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 दिख रहे हैं, लाल 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 जगह दिख रही है ना, ये थोड़ी सी मोटी हो गई है ये जगह। क्यों मोटी हो गई है आइए बताता हूं, ध्यान से सुनना। इन ऊतकों की कोशिकाओं, ध्यान से सुनना, इन ऊतकों की कोशिकाओं के किनारे, जिनको हमने क्या बोला, कोण, कैसे होते बेटा? मोटे हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों सर, क्यों मोटे कैसे हो गए, है ना? जरा सोचिए, इससे पहले वाले जो पैरेन्काइमा था, क्या उनकी कोशिकाओं के किनारे मोटे थे? नहीं। उनकी कोशिका भित्ति कैसी थी मेरे भाई? पतली थी। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज था। ज्यादा था या कम था? बोलेंगे सर कम था। अब मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इन ऊतकों की कोशिकाओं के किनारे जो है वो मोटे हो जाते हैं क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके किनारों पर सेल्यूलोज, ध्यान से सुनना, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन एकत्रित हो जाता है। अब जरा सोचिए, एक कोशिका, ध्यान से देखिए, एक कोशिका, ये उस कोशिका की कोशिका भित्ति है, मान लेते हैं। मैं लाल रंग से दिखा देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक कोशिका है बच्चों, जिसकी मैं कोशिका भित्ति दिखा रहा हूं। देखिए ये कोशिका भित्ति है, ठीक है? चलो जी, समझ में आता है। एक दूसरी कोशिका दिखा रहा हूं, उसको देखिएगा। अब ये जो दूसरी कोशिका है, इसकी कोशिका भित्ति को जरा देखिएगा। ये लाल रंग की कोशिका भित्ति है बेटा, ठीक है? मेरे ख्याल से बहुत बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा कि भैया किनारे जो हैं वो थोड़े से फूल गए हैं, मोटे हो गए हैं। अब देखकर पता लग रहा है इसमें और इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है। इसकी कोशिका की कोशिका भित्ति बिल्कुल सपाट है, सीधी सीधी है, लेकिन यहां पर किनारे थोड़े से फूल गए हैं। क्यों फूल गए हैं? क्योंकि यहां पर जमाव हो गया है, किसका? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। अब आपका प्रश्न होगा सर सेल्यूलोज क्या होता है? भैया बताया था एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। सर हेमीसेल्यूलोज क्या होता है? मेरे भाई ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सर पैक्टिन क्या होता है? प्रभु ये भी एक प्रकार का
कार्बोहाइड्रेट होता है। जैव अणु हमारा अध्याय है, वहां पर आप ये डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या क्या होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। अभी के लिए सिर्फ इतना कि ये तीनों क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कोशिका भित्ति में मिलते हैं। भूल मत जाना किसकी, पादपों की। स्थूल कोण ऊतक वो कोशिकाएं थी जिनके किनारे जो है वो मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके किनारों पर एकत्रित हो जाते हैं क्या, ये पदार्थ जिसकी वजह से किनारे हो जाते हैं बेटा जी मोटे। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है। कितने बिंदु हो गए बेटा जी, 3। अच्छा ये याद रखना, इसी के कारण इस ऊतक का नाम क्या पड़ा है मेरे भाई, स्थूल कोण ऊतक। ये मैंने आपको बता दिया कि स्थूल कोण ऊतक क्यों नाम दिया। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे। अब ना टाइम हमारा थोड़ा सा हो गया है ज्यादा, तो आज हम इसको यहीं पर ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो हमारा स्थूल कोण यानी कोलन कायमा ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो तीसरा हमारा स्थायी सरल ऊतक है या सरल स्थायी ऊतक है कौन, स्क्लेरन कायमा यानी दृढ़ोतक, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हम सारा जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी कोलन कायमा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेटा जी आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है स्थायी ऊतक। सब कुछ डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है। 2 प्रकार के थे स्थायी ऊतक, सरल और जटिल। दोनों में क्या अंतर था वो बताया कि एक ऐसे ऊतक जिनकी सारी कोशिकाएं एक समान है, सरल हैं, जिनकी अलग अलग प्रकार की हैं वो जटिल हैं। जटिल के उदाहरण जाइलम और फ्लोएम, सरल के उदाहरण 3 पैरेन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। सबसे पहले पढ़ा पैरेन कायमा जिसके हमने 8 बिंदु पढ़े, फिर हमने पढ़ा कोलन कायमा जिसके मात्र 3 बिंदु हमने पढ़े हैं। आई होप आप सभी ने लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। अब समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला सिंपल प्रश्न है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। उपरोक्त में से कौन सरल स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक है इनमें से कौन, पैरेन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा या ये सभी। दूसरा प्रश्न बच्चों, उपरोक्त में से कौन जटिल स्थायी ऊतक है, जाइलम, फ्लोएम, दोनों ए और बी या कोई नहीं। चलिए जी समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था बच्चों, पूछा है कौन सरल स्थायी ऊतक है ना, और इस प्रश्न में क्या पूछा है, कौन जटिल स्थायी ऊतक है। जरा सोचिए, बहुत सिंपल से प्रश्न। आप जानते हैं सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से थे, 3 थे, पैरेन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। ये भी है, ये भी है, ये भी। आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे बताएं, यही है ना, सिंपल। दूसरा बेटा, कौन जटिल है, जटिल कौन थे, 2 थे, कौन, जाइलम और फ्लोएम, दोनों जटिल है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी। बताएं, ऐसे हलवे प्रश्न को हम छोड़कर आएंगे कि अगर एग्जाम में आ गए, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का क्विज। आई होप जो आज पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। होमवर्क आपको मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, स्थायी ऊतक, है ना। कौन सा, सरल स्थायी ऊतक। पहले कौन सा पढ़ेंगे, कोलन कायमा, फिर स्क्लेरन कायमा, और कोशिश करेंगे जटिल भी पढ़ने की, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में।